देखो इसमें रोटेशन, चैप्टर है रोटेशन। रोटेशन में भी सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें देखो मूवमेंट ऑफ रोटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो उस केस में आगे का कोई भी क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन L=I/में होता है, तो वहाँ पे I भी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं पता तो इसका मतलब भूल जाओ कि रोटेशन आ सकती है, क्योंकि रोटेशन सभी बच्चे मानते हैं कि सबसे टफ चैप्टर जो है वो रोटेशन ही है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। अब ये होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास, कि मान लो कि आपको क्या दे दी, एक एक्सिस दे दी, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा हुआ, मास क्या है इसका m। इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताया। हमेशा ये जरूर बताता है कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हमेशा एक्सिस जरूर देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने से पहले। तो ये पूछेगा कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक पॉइंट मास दे रखा है जिसका मास क्या है m, और ये r डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा mr²। हमेशा ये जो r होता है यहाँ पे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पॉइंट मास और जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्चुअल में m इंटू में r परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है मास इंटू में गैप बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट मास और उसका स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि I=mr²। एक पॉइंट मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना होता है, mr²। यहाँ पे I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास है, r यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg/m²। यूनिट हो जाएगी इसकी kg/m²। और डायमेंशन अगर लिखोगे तो मास की डायमेंशन होती है m और r की डायमेंशन हो जाएगी L2। ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन mL2। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो पढ़ते हैं 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले एक पॉइंट मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर कंटिन्यूअस मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं। फिर ये दोनों अगर याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो फिर बाकी की जो इसमें 2 थ्योरम होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये आपको आ गई तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है इसके, क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पिछली साल इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बिल्कुल आसान, बिल्कुल देखते ही होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यानी कि हर बार इसका क्वेश्चन आता ही आता है और इतना आसान आता है कि उस केस में आप देखते ही उसको कर सकते हो टिक, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसको क्वेश्चन को करने में। तो पिछली साल भी 2 क्वेश्चन गिवन थे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एक पॉइंट मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, mr²। ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी kg/m² और डायमेंशन होगी mL2। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वैसे, देखो फिजिकल परसेप्शन अगर देखो, मान लो आप कोई भी बॉडी अगर है, आप उसको फोर्स लगा के चला रहे हो, ट्रांसलेशन मोशन होती है, उसको ट्रांसलेशन इनर्शिया होता है। एक होता है रोटेशनल इनर्शिया, एक होता है ट्रांसलेशनल इनर्शिया, एक होता है रोटेशनल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल इनर्शिया को मास बोल देते हैं और रोटेशनल इनर्शिया को क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि एक प्रकार से मास ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम अब तक जो पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स से लेके अब तक, वहाँ पे मास को या तो मास बोल दो या फिर ट्रांसलेशन इनर्शिया बोल दो। यहाँ पे रोटेशन में मास को ही क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो कोई बॉडी, आपको उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप उसको ट्रांसलेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, एक सीधे पाथ पे चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो आपको अपोज फील होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इनर्शिया। अगर कोई भी बॉडी है मान लो, उस केस में आप उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलाने की कोशिश करते हो, तो उस केस में उस चलाने में जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, जो आपको अपोज फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन इनर्शिया।
और अगर किसी बॉडी को घुमाने में जो आपको अपोज फील होता है उसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो कि इस केस में एक तो आपने क्या ले ली, एक बॉल है मान लो, एक तो ये 2 मीटर पे मास इसका 2 kg है, एक ले लिया आपने, एक रस्सी ले ली 4 मीटर, ये जो रस्सी है ये मासलेस है, ये क्या है मासलेस, और एक ले लिया आपने 4 मीटर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? मास दोनों बॉल्स का सेम है, एक इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 2 मीटर, एक इस एक्सिस से 4 मीटर, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इस 4 मीटर का। तो यानी कि इसको घुमाने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा अपोज फील होगा। तो यानी कि जिसको घुमाने में ज़्यादा अपोज फील होता है इसका मतलब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा। एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है ये देखा जाता है कि मास जो है कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन की, मास किस तरीके से फैला हुआ है, जो एक्सिस है उससे कितना दूर है कितना पास है। अगर नज़दीक होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, अगर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी कि हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको घुमाने में, कोई भी बॉडी घुमाने में कितना अपोज फील होता है। तो उस जो अपोज फील होता है उसको ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों में जो लेंथ थी इस एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस थी 2 मीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी थी 4 मीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उतना 2 इंटू में 4 8 आ जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू में 16 यानी कितना आ जाएगा 32। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसको घुमाने में क्या होगा? ज़्यादा अपोज फील होगा। तो यानी कि जिसको घुमाने में ज़्यादा अपोज फील होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिस बॉडी को चलाने में ज़्यादा अपोज फील होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इनर्शिया, फिर मास बोल दो। यहाँ पे इसको चाहे रोटेशनल इनर्शिया बोल दो या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इस एक्सिस के अबाउट इन तीनों की वजह से नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे मास कभी नेगेटिव नहीं होता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कभी नेगेटिव नहीं होता। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेवर बी नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। मास कभी सुने -5 kg, तो इसी प्रकार एक प्रकार का मास ही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मास नेगेटिव नहीं होता उसी प्रकार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी नेगेटिव नहीं होता। इट नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है। आ जाएगा। इसकी वजह, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू 4 का स्क्वायर mr स्क्वायर होता है पॉइंट मास की वजह से। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, ये क्या है? मासलेस स्ट्रिंग दे रखी है। इसका इस मास का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? प्लस का 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 इंटू में 2 का स्क्वायर, 32 प्लस 8 प्लस 16 56 kg मीटर स्क्वायर। इतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट इन तीनों की वजह से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेवर भी नेगेटिव, इस बात को माइंड में सेट कर लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बस रोटेशन में आते ही नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे फोर्स अब तक पढ़ रहे थे, क्या था? फोर्स बोलोगे, जब अभी रोटेशन शुरू होगी तो फोर्स को ही रोटेशनल फॉर्म में टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में करता हूँ। इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा?
इसमें हमेशा मैंने बताया था कि एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। तो आपको ये वाली डिस्टेंस ही है, ये लेंथ हाइपोटेन्यूज आपको पता है, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी एल कोस थीटा और ये कितनी होगी एल साइन थीटा। तो इस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एल साइन थीटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम इंटू में एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे भी लिख दो भाई एम इंटू में एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। इसमें तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये होगी कितनी हो जाएगी L1 साइन थीटा 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल थीटा ये हाइपोटेन्यूज है तो ये कितनी हो जाएगी L2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगी L3 साइन थीटा 3। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I m1 इंटू में L1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू में m2 इंटू में L2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस m3 L3 साइन थीटा 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही मास की वजह से अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि मोमेंट ये बोल दिया कि ये वाली एक्सिस है, पहले मास मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ था r डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मास को आप नज़दीक लेके जाओ, यहाँ पे रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मास को जितना एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है उतना नज़दीक लेके जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। अगर जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है अगर मास उसी में मिला हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। जिस एक्सिस के अबाउट अगर पूछ रहा है जिस मास की वजह से अगर वो मास उसी एक्सिस में मिला हुआ है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि r की वैल्यू जीरो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है r पे, तो यानी कि r की वैल्यू जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखो। तीन एक्सिस दे रखी है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है m1 का, m2 और m3। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x, 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, y, 0 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, z। अब मोमेंट ऑफ इस मास का तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने बताया था कि एक मास का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है अलग अलग। तो इस केस में इस मास का तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस मास का तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और इस मास का तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तीनों मासेस का तीनों एक्सिस के अबाउट, यानी कि आई एक्स, आई वाई और आई जेड।
यानी कि जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ मास है उसका तीनों एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस पे जो मास रखा हुआ उस मास का इन तीनों एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो जेड एक्सिस पे मास रखा हुआ है उस मास का इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो गया होगा। देखो इसकी वजह से m1 की वजह से देखो इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे इस m1 मास की वजह से तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसी एक्सिस में मिला हुआ है। बाकी इन दोनों को भूल जाओ, अगर इस मास का इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो कितना आ जाता, जीरो। तो इस मास की वजह से तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसकी वजह से अब m1 मास का इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मान लो m2 मास का इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे तो कितना आएगा, m2 इंटू में वाई स्क्वायर, इस x डिस्टेंस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, y डिस्टेंस पे। ये m1 मास इस x एक्सिस के अबाउट इन तीनों की वजह से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों मासेस की वजह से ix के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, iy के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और iz के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ तीनों की वजह से। तो उस केस में ix के अबाउट अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तीनों की वजह से तो इसमें m1 तो इसी में मिला हुआ है तो जीरो आ जाएगा। अब इस एक्सिस के अबाउट ix के अबाउट ये जो मोमेंट मास है m2 ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा y, क्योंकि कोऑर्डिनेट देने का मतलब यही है कि ये वाली हाइट जो है कितनी है y है। तो कितना आ जाएगा m2 इंटू में प्लस m2 इंटू में वाई स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस ये एंगल भी क्या बनता है 90 डिग्री। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, z डिस्टेंस पे, तो कितना आ जाएगा m3 प्लस में m3z स्क्वायर। ये तो ix के अबाउट इस x एक्सिस के अबाउट इन तीनों मासेस की वजह से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब iy इस y एक्सिस के अबाउट इन तीनों मासेस की वजह से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये m2 तो इसी में मिला हुआ है तो इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा। m1 जो है इस एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आगे बढ़ा लो, x डिस्टेंस है कि नहीं, m1 यहाँ पे रखा हुआ है। इस एक्सिस के अबाउट अगर बताना है तो कितनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, तो कितना जाएगा m1 x स्क्वायर प्लस में जीरो, m2 की वजह से तो जीरो क्योंकि y एक्सिस में मिला हुआ है, और इससे y एक्सिस से ये वाला z जो है ये कितना m3 जो कितना डिस्टेंस दूर है z, तो कितना जाएगा प्लस में m3z स्क्वायर। ठीक है। अब आई जेड की यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट इन तीनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाला मास तो जेड एक्सिस में मिला हुआ है तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, जीरो। अब इस जेड एक्सिस से 3D में सोचो, ये जो m1 है कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो कितना हो जाएगा m1 x स्क्वायर प्लस इस z डिस्टेंस से z एक्सिस से ये m2 कितनी डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो प्लस में कितना आ जाएगा m2 y स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि जो m3 है वो तो किस में मिला हुआ है, z एक्सिस पे, तो m3 का z एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों मासेस की वजह से तीनों एक्सिस की अबाउट। समझ में आ गया, क्या दोबारा बताना है? हाँ जी, फिर भी आगे समझो। इसमें पॉइंट मास की वजह से तो फॉर्मूला यही है कि अगर एक पॉइंट मास दे रखा है उसकी वजह से किस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया तो कितना आएगा, mr स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास का, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मास और एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, और r जो होता है यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में